गुड मॉर्निंग। 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। और पिछले शो से कविता जैन और प्रकाश गाबा बने हुए हैं। फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ निर्मल बांग से स्वाति होतकर और शेर खान से जतिन गीड़िया जुड़ेंगे। साथ ही बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ दो खास मेहमान होंगे, इन्वेस्टमेंट इवेंजलिस्ट प्रकाश दीवान, और उनसे समझेंगे कि इस मिडिल ईस्ट की जो वेस्ट एशिया की जो जंग है, इस पर इसका बाजार पर क्या असर होगा। इसके अलावा मार्केट आउटलुक पर एल्फ एक्यूरेट एडवाइजर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश कोठारी से करेंगे एक खास बातचीत। ये सब लाइंड अप है कुछ ही देर में शो पर, लेकिन एक बार इससे पहले मार्केट पर नजर रखते हैं। और मार्केट में लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी आई। अब थोड़ा सा मार्केट जो है थोड़ा सा ओपन हाइक के आसपास निफ्टी फ्यूचर्स में थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन एक अच्छी स्विंग मार्केट ने आपको लोअर लेवल से दी। करीब 100 पॉइंट की स्विंग दी निफ्टी ने अब आपको। और अब देखते हैं हम, अगर वापस हम किसी तरीके से उस फ्लैट टेरिटरी में आ जाएं और 20 डेमा को वापस एक बार टेस्ट करें, जो कि अब करीब करीब 19650 पर है, तो शायद एक और फ्रेश मूव आपको देखने को मिले। मार्केट के रिकवरी को पूरी तरीके से लीड किया आईटी स्टॉक्स ने। सारे के सारे आईटी स्टॉक्स, लार्ज कैप हो चाहे मिड कैप हो, सब में एक अच्छी बाइंग, खासतौर से इन्फोसिस और टीसीएस में। उसके अलावा फार्मा में बाइंग आई, आईटीसी में थोड़ी सी बाइंग आई, और मिड कैप्स भी लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी दिखा रहे हैं। हालांकि थोड़ी सी और रिकवरी की मुझे यहाँ पर उम्मीद है। अभी के लिए निफ्टी एट डेज हाई, और अच्छे ट्रेड्स आपको लॉन्ग साइड पर लोअर लेवल से मिलते हुए। बिल्कुल जी अच्छे ट्रेड्स लॉन्ग साइड पे आज मिले हैं, और उसमें अब थोड़े कुछ बैंक्स भी पार्टिसिपेट करते हुए आते हैं। उस पर काम करते हैं। पहले पैनल के जो ट्रेड्स हैं वो एकत्रित कर लेते हैं, यहाँ पर जोड़ लेते हैं, क्योंकि जतिन गेडिया हमारे साथ इस वक्त फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके जुड़े हैं। जतिन और स्वाति। जतिन, गुड मॉर्निंग। आपके दो ट्रेड्स क्या रहेंगे इस वक्त के? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हमारा जो शेर खान रिसर्च टीम का दो ट्रेड्स ये रहेंगे कि एक तो बजाज ऑटो में से रहेगा। तो बजाज ऑटो में हमने देखा है कि पिछले 3 दिनों की गिरावट के बाद एक क्रूशियल सपोर्ट यानी कि 20 डे मूविंग एवरेज पे आ चुका है, और आज के एक वीक बाजार में भी हमें इसमें एक स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है सपोर्ट लेवल से। तो बजाज ऑटो मेरा पहला ट्रेड रहेगा। हमारा टारगेट रहेगा 5250 का, और हमारा जो स्टॉप लॉस हम रखना चाहेंगे वो 4970 का होगा। जो दूसरा ट्रेड होगा वो आईटी पैक में से होगा। आईटी पैक में हमें एक विप्रो के साथ जाना चाहेंगे। विप्रो एक 6 से 7 दिनों के करेक्शन के बाद सपोर्ट लेवल्स पे आ गया है। तो हमें लगता है कि इसमें रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है, तो विप्रो में बाय करके चला जा सकता है। हम टारगेट 428 का रखेंगे और स्टॉप लॉस 400 का रखेंगे। ओके विप्रो। चलिए बस स्वाति को जोड़ लेते हैं। स्वाति, गुड मॉर्निंग। स्वाति, आपकी ट्रेड्स? यस, गुड मॉर्निंग। आज के लिए मैं 2 बाय कॉल देना चाहूंगी। पहला मेरा है बाय कॉल कोरोमंडल पे। ये पर्टिकुलर काउंटर काफी स्ट्रांगली प्लेस्ड है। वीकली चार्ट्स पे आप देखोगे तो एक फ्लैट पैटर्न का ब्रेकआउट दिया था लास्ट वीक, एंड स्ट्रेंथ अभी भी इंटैक्ट है। सब स्विंग एवरेजेस के ऊपर वेल प्लेस्ड है। तो मुझे लगता है ये ऐसे मार्केट में ये न्यू ऑल टाइम हाइस बनाते जा रहा है, एंड आई बिलीव 1230 के आसपास हमें वापस एक न्यू हाई देखने मिल सकता है। तो वहां तक रैली एक्सपेक्टेड है। तो करंट लेवल पे आप बाय कीजिएगा, 1150 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 1230। सेकेंड बाय कॉल मेरा बिरला सॉफ्ट पे है। बिरला सॉफ्ट का अगर आप चार्ट देखोगे तो लास्ट 2 दिन के बाद एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल का ब्रेकआउट दिया है। 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर काफी अच्छा वेल प्लेस्ड है। आज ओपन लो भी ऑलमोस्ट सेम है, वहां से स्ट्रेंथ उसने काफी बरकरार रखी है। तो करंट 519 के आसपास चल रहा है। 508 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखेगा। ऊपर के साइड में मैं 540 के टारगेट्स देखती हूँ। ओके, बिरला सॉफ्ट मिड कैप आईटी में इस वक्त आप पिक करते हुए, और चलते हैं अब प्रकाश सर के पास। प्रकाश सर, आपके ट्रेड्स क्या रहेंगे? दो दो ट्रेड रहेंगे मेरे। वो रहेगा लाल पैथलैब्स, बिल्कुल 2506 पर ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से 2550 ये जोन है, वहां तक जा सकते। स्टॉप रहेगा बस 2475। तो लाल पैथलैब्स। दूसरा है इसी क्षेत्र से, वो है डॉक्टर रेड्डी। बहुत बढ़िया बेस बना है। 5495 पर ट्रेड कर रहा है। लगता है 5550 से 5600 ये एक जोन है, वहां तक जा सकता है। स्टॉप होगा 5450 डॉक्टर रेड्डी। ओके, डॉक्टर रेड्डीज 5494 पर इनिशियली जब हम पहला सौदा कर रहे थे ओपनिंग के बाद ये ट्रेड पिक किया था सचिन ने। कविता जी, आपके दो ट्रेड्स क्या रहेंगे? एक डॉक्टर रेड्डी ही था जो गावा सर ने अभी आपके साथ शेयर किया। ऑप्शंस के रूप से भी इसमें ट्रेड इनिशिएट आप कर सकते हैं। 5500 का कॉल आप बाय करें जो 113 के लेवल्स पर है अभी। 133 के प्राइस टारगेट्स के लिए डॉक्टर रेड्डी के 5500 के कॉल पे बाय करें। 90 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। अनदर मुझे
FMCG में लगता है वंस अगर टाटा कंज्यूमर ऊपर में 881 के लेवल्स के ऊपर ट्रेड करने लगे तो वहां एक बाय ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 890 एंड 895. स्टॉप लॉस इन दैट केस मेंटेन करना चाहिए 874 का. So that will be conditional buy above only 881. ये तो ये इस समय की कुछ कॉल्स आपके लिए इस समय मार्केट में अब एक हल्का सा डिप वापस आ रहा है. जैसे मैं कह रहा था कि एक थोड़ा सा इंटरडे हाई के करीब आकर एक रेजिस्टेंस आएगी, लेकिन अगर यहाँ पर ये फिर से बाइंग में कन्वर्ट होती है नहीं, ये देखना होगा. वरना वो एक स्विंग प्ले होने के बाद सेकंड डिप जरूरी होती है. सेकंड डिप इंपॉर्टेंट होती है और सेकंड डिप में अगर बाइंग आए तो इम्पॉर्टेंट है. और अब आज का लो सैक्रोसेंक्ट है, आज का लो अब नहीं टूटना चाहिए. इस चीज़ का भी ध्यान रखिए आप. तो अपने स्टॉप लॉसेस उस हिसाब से रखिएगा अगर आपने बुक नहीं किया है तो. अब बात करते हैं इस जंग की और इसका मार्केट इम्पैक्ट. इजराइल ने हमास के खिलाफ हमले तेज़ कर दिए हैं. वो जो टेररिस्ट अटैक हुआ उसके बाद लड़ाई में अब तक करीब 1100 लोगों की जान जा चुकी है. इस जंग की वजह से ग्लोबल मार्केट्स में भी इम्पैक्ट और ख़ासतौर से क्रूड में जोरदार उछाल आया है. इसका क्या इम्पैक्ट होगा ये समझाने के लिए प्रकाश दीवान हमारे साथ जुड़ गए हैं. प्रकाश, गुड मॉर्निंग. तो नॉर्मली ये कहा जाता है कि वॉर जो होती है वो एक्चुअली ऑब्वियसली इट्स नॉट गुड, लेकिन शायद इन्वेस्टमेंट के हिसाब से एक अच्छा टाइम होता है बाय करने के लिए, और उसके एनेक्डोटल एविडेंस भी रहे हैं. क्या इस बार भी सेम रहेगा आपके हिसाब से? गुड मॉर्निंग अनुज. देखिए, ये कहना तो मुश्किल है कि ये हर बार की तरह होगा, और ये कॉन्फ्लिक्ट कोई नई नहीं है. सिर्फ मतलब और तीव्र हो गई है. पहले से ही जो गाजा स्ट्रिप को लेके झगड़ा चल रहा था वो तो पहले से ही था, लेकिन अब ये समझ आ रहा है कि जो अटैक जिस मात्रा में हुआ है और उसका रिटेलिएशन यानी जवाब जो दिया जाएगा वो भी इजराइल को एक वो मिलेगा. अनसर्टेनिटी जो आई है उसकी वजह से आपको मार्केट में डेफिनेटली डिप दिखेगी. देयर इज नो रीजन वो नहीं होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में होता ही है कि इस टाइम की वॉर सस्टेन नहीं हो पाती. बट हमने जो पिछले बार यूक्रेन रशिया की वॉर देखी वो इतनी लंबी चली है, तो हर बार नए पैरामीटर्स दिखने शुरू हो जाते हैं. तो मैं उस पर इतनी अटकलें लगाने की कोशिश नहीं कर रहा. मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो बिजनेसेस या इंडस्ट्रीज या ज्योग्राफी यानी जो एरियाज में ग्रोथ कायम रह सकती है इन स्पाइट ऑफ दिस वॉर, मान लीजिए वॉर ये चलती है 1-1.5 महीना और चलती है. ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रहा कि ये वॉर चलनी चाहिए, बट मैं कह रहा हूँ अगर चल जाती है तो जो हमारे मार्केट्स जो हैं उन पे क्या असर पड़ सकती है उसको अगर आप देखें उस संदर्भ में तो बहुत अपॉर्चुनिटीज आपको दिखने लगेंगी. सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव यस, ये वॉर को लेके जो अनसर्टेनिटी आती है और वॉलेटिलिटी मार्केट में आती है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा फायदा हो जाता है. तो उसका उपयोग किया जा सकता है, बट कहना मुश्किल है कि किस टाइप का असर होगा. डायरेक्ट कोरिलेशन तो हम सभी जानते हैं, ऑयल पे होगा, आर्म्स इंडस्ट्री पे होगा, लॉजिस्टिक्स पे होगा. सो ये सब चीजें होंगी, लेकिन हमारे यहाँ तो अपॉर्चुनिटीज जो है वो बनी हुई है और आपको शायद अच्छे लेवल पे कई चीजें मिल जाए. ओके, हमारे यहाँ तो अपॉर्चुनिटीज बनी हुई है, शायद अच्छे लेवल पर आपको मिल जाए. तो आपका फोकस कहाँ पर होगा प्रकाश? फिर आप कौन से स्टॉक्स पर नजर गड़ाए हुए हैं, या ऑलरेडी आज आपने ऑर्डर पंच कर भी दिए होंगे लोअर लेवल पर? सो इंटरेस्टिंगली अनुज, क्या हो रहा है कि ये वॉर से एक चीज सबको बहुत क्लियरली समझ आएगी कि जो एनर्जी क्षेत्र में जो आत्मनिर्भरता कई देशों ने बहुत अच्छी तरह हासिल की है, कई सोच रहे हैं, कई शुरुआत कर चुके हैं. आप देखिए अब हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह के विजन की वजह से जो रिन्यूएबल्स पे हमने फोकस देखा है पिछले कुछ सालों में, और आगे चल के हम जो और भी बड़ी उसमें रफ्तार से बढ़ रहे हैं, वो चीज आपको हर देश में दिखेगी. क्योंकि कोई भी देश ये नहीं चाहेगा कि ऑयल पे डिपेंडेंस इतनी ज्यादा रहे. और ये चीजें जो है मिडल ईस्ट में जब भी कुछ ये इस टाइप का कुछ वो होता है तो ऑयल का एक बेस जो है वो आगे की तरफ होने लगता है, क्योंकि डिपेंडेंस ऑयल पे जो बहुत ज्यादा है आज के मार्केट में. यूएस ने कम कर दी है, यूरोप में थोड़ी पॉकेट्स में कम हुई है, इंडिया में कम होनी शुरू हुई है. तो मुझे लगता है रिन्यूएबल्स पे फोकस इससे बहुत ज्यादा आएगा. और रिन्यूएबल से के अंदर अगर एक एरिया हमारे हिंदुस्तान में देखें हम, सोलर और विंड की तो बहुत बढ़िया ग्रोथ हो रही है, लेकिन एनर्जी स्टोरेज पे एक्सेप्ट फॉर एक तो बड़े कंपनीज या ग्रुप्स देखें, रिलायंस जैसे जिन्होंने कुछ पहल करी है, बहुत ज्यादा काम हुआ नहीं है. तो मुझे लगता है जो एनर्जी स्टोरेज या बैटरी वाला जो फील्ड है उस पर अब बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट और फोकस आएगा. तो उसमें से एक कंपनी हम लोग को पसंद आती है वो टाटा केमिकल्स है. अब टाटा केमिकल्स में अगर आप देखेंगे तो कोई नई चीज तो है नहीं,
लेकिन आज भी और अनफॉर्चुनेटली होता गया है कि बीएसई की क्लासिफिकेशन के हिसाब से अभी भी इसको फर्टिलाइजर की कैटेगरी में ट्रीट करते हैं और उसको अपना इंडस्ट्री एवरेज जो फर्टिलाइजर में 13 साढ़े 13 का है उसके साथ इसका कंपैरिजन किया जाता है, जबकि एक्चुअली टाटा केमिकल्स ने फर्टिलाइजर तो कब से बेच दिया है। और अब ये जो काम कर रहे हैं वो बैटरी में जो केमिकल्स लगते हैं उसमें कहीं ना कहीं उस वैल्यू चेन में काफी कुछ सप्लाई करना शुरू कर देंगे और ग्लोबल है ये सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं मैं बता रहा। सो आई थिंक इस टाइप की कंपनीज जो है जो अच्छे मैनेजमेंट ड्रिवन है, अच्छे सेगमेंट में है और जहां पे ज्यादा कंपटीशन नहीं है स्केल का, वैसी चीजों को अगर आप देखिए। और दूसरी चीज बैंक्स है, अनुज आपने आज बहुत बढ़िया सुबह समझाया कि भाई आईटी तो बॉटम आउट अप्रैल से हो चुका है, आपने देखा है वहां से धीरे धीरे करके ना बोलते हुए भी स्ट्रेंथ आती जा रही है, लेकिन अब बैंक्स में ये चीज आएगी और खास करके प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में आएगी। तो देयर इज नो रीजन हमारे यहाँ की प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में ग्रोथ ना है। लॉट ऑफ ग्रोथ विल कम इनटू इंडिया और इंडिया में ग्रोथ को वो करने के लिए, सस्टेन करने के लिए, उसको सपोर्ट का सहारा देने के लिए बैंकिंग सिस्टम में क्रेडिट ग्रोथ आएगा ही आएगा। सो आई थिंक दैट्स व्हाट यू हैव टू लुक एट। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थोड़े से फिलहाल कंसोलिडेट हो रहे हैं, पीएसयू बैंक्स ने बढ़त हासिल की, अब प्राइवेट सेक्टर की बारी है। प्राइवेट सेक्टर बैंक में बहुत सारी चॉइस है, बट फ्रॉम अ रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव मुझे लगता है आज भी एचडीएफसी बैंक अगर आप लेते हैं विद 6 months to 12 months व्यू, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो भी पोजिशनल हैं तो 6 months भी देख सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस पे ये कहीं ना कहीं अपने आप को रीसेट करेगा, इंप्रूव करके दिखाएगा और सारे मेट्रिक्स जब आने लगेंगे कंबाइंड एंटिटी के, कोई कारण नहीं है कि यहाँ से 30-40% आपको ग्रोथ अगले 2 साल में ना दे सके। देखिए मार्केट वापस है डेज हाई, निफ्टी में वो जो हल्की सी डिप दोबारा आई थी अब वो बाइंग बनती हुई और उसको एचडीएफसी बैंक ने सपोर्ट किया है। अब निफ्टी फ्यूचर्स 19616 पर, और अगर ये थोड़ा सा डबल टॉप नेगेट हुआ यहाँ पर इंट्राडे में तो मुझे लग रहा है कि एक और जो सेकंड राउंड ऑफ रिकवरी है वो बनेगी। अब बैंक निफ्टी भी लोअर लेवल से रिकवर हो रहा है। अच्छा प्रकाश, एक सवाल मुझे छोटा सा पूछना था, फिर मैं बीरू के पास जाऊँगा। ये इन्वेस्टमेंट इवेंजलिस्ट का क्या मतलब होता है? अब ये आप ही ये सवाल कर सकते थे, इतने महीनों से मैं यूज कर रहा हूँ। हाँ। तो इसका इसमें ऐसा होता है कि जैसे बाहर के वेस्टर्न देशों में ना रिलीजियस इवेंजलिज्म बहुत होता है, मतलब एक रिलीजन के बारे में लोग बातें करते हैं। मेरा ये मानना था कि इन्वेस्टमेंट का जो डिसिप्लिन है उसमें अभी भी लोगों को सही सलाह और सही दिशा जो देने की जरूरत है, और सेबी ने जो कामकाज किया है वो एक्चुअली इस डायरेक्शन में, और इसका अल्टीमेट गोल ये है, पर्सनली मेरा एम्बिशन ये है कि कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टमेंट चार्टर, इन्वेस्टर्स चार्टर बने, उसमें ये सब चीजें इनकॉर्पोरेट कर सके। तो उसकी तरफ की वो पहल थी। ये उस मूड से बना था करीब 1-1.5 साल पहले मैंने जब उस काम शुरू किया था। ऑफ कोर्स रफ्तार नहीं पकड़ पाया फॉर व्हाटएवर रीजंस, लेकिन जिस हिसाब से रिटेल की स्ट्रेंथ आ रही है मार्केट में, कहीं ना कहीं एक उनके लिए एक गाइड या पाथवे या कोई एक डायरेक्शनल वो जो है वो उसका बनाने की अपेक्षा से किया था। अच्छा प्रकाश सर, गुड मॉर्निंग। वीरेंद्र साइड। मेट्रोपोलिस का क्वार्टरली अपडेट दिखा आपने, और आपकी अप्रोच डायग्नोस्टिक स्टॉक्स पे क्या है इस वक्त, क्योंकि अभी भी ये अपने मतलब लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहे हैं, पोस्ट कोविड वाली जो लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी थी। बेटर क्या लग रहा है आपको चेस करने के लिए इस वक्त? वीरू देखिए ऐसा है, देयर इज इम्प्रूवमेंट इनके नंबर्स में, जो अपडेट में आपको दिख रहा है वो इम्प्रूवमेंट जरूर दिखेगा। इनफैक्ट डॉक्टर लाल पाथ लैब्स देख लिए या मेट्रोपोलिस देख लिए, ये हो इसलिए रहा है कि अब जो कंपटीशन बीच में, पिछले साल आपको याद होगा तो जब टाटा ने और एक दो और कंपनीज ने, फार्म इजी ने ये शुरुआत की थी इसको एकदम लो कॉस्ट डिस्रप्शन बनाने की, वो उन्होंने इनिशियली जो एक्सपेरिमेंट करने थे, जो नए इनोवेशंस करने थे वो सब कर लिए। तो अब जो कॉस्ट का थ्रेशोल्ड बना है, मतलब जो बेसिक टेस्ट की जो कॉस्ट है वो अब यहाँ से नीचे नहीं जा सकती, कि जिसको जो करना था, ट्राई करना था, सब कुछ हो गया। अब समझ आ रही है कि यहाँ से ये बढ़ ही सकते हैं, और नंबर ऑफ टेस्ट जो है वो आपके धीरे धीरे ऑर्गेनिकली बहुत बढ़ सकते हैं। उसका रीजन है, आप देखिए जो हॉस्पिटल क्षेत्र में जिस टाइप का कंसोलिडेशन हो रहा है, मुझे हॉस्पिटल क्षेत्र जनरली पसंद इसलिए नहीं आता कि थोड़ा सा कहीं कहीं एक्सप्लॉइटेटिव नेचर का भी लगता है, बट डायग्नोस्टिक्स में आपका ज्यादा होगा कि प्रिवेंशन पे आदमी ज्यादा फोकस करेगा, प्रिवेंशन, डिटेक्शन, डायग्नोसिस पे ज्यादा फोकस आएगा, क्योर पे थोड़ा सा आप कम देखेंगे फोकस होते हुए। सो उस लिहाज से मार्केट बहुत बड़ी है, लेकिन इसमें अभी भी ऑर्गेनाइज सेक्टर का जो कामकाज है वो बहुत ही छोटा है। मेरे ख्याल से आई डोंट थिंक इट शुड बी मोर देन 18-20%। मतलब अभी भी छोटे शहरों में अनऑर्गेनाइज है, लोकल लैब्स है, उन्हीं का बोलबाला है। तो वो जब तक आपको इस ग्रोथ वहां से नहीं आती दिखेगी,
और उसके लिए काफी इन्वेस्टमेंट्स लगेंगे। तो इस फेज में इन्वेस्टमेंट तो कोई हुआ ही नहीं है खास। सो आई थिंक थोड़ा सा इसमें टाइम करेक्शन आएगा, कंसोलिडेशन मतलब आएगा, करेक्शन तो नहीं बट एक कंसोलिडेशन का दौर आएगा। तो फिलहाल मैं कोई इसमें पैसा लगाने की चेष्टा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत बाकी सब क्षेत्र हैं जहाँ पे काफी प्रॉमिसिंग चीजें दिख रही। ओके अच्छा, दो स्पेस थे और प्रकाश सर मेरे को आपसे पूछने के लिए, एक था QSR सेगमेंट और हालांकि जुबिलेंट पे उतना स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन नहीं बन पाया अब तक। देविया ने बहुत अच्छा मूव दिया। एक ज़माने में मुझे याद है अच्छी तरीके से आपने बारबेक्यू नेशंस पे एक व्यू दिया था सर, आज से लगभग 8-9 महीने पहले आपका व्यू था। एक बार डायरेक्टर साहब बारबेक्यू रखेंगे 752, उस वक्त मेरे ख्याल से इसकी ट्रैजेक्टरी थी 640 के आसपास, और जोमेटो ने लोअर लेवल से काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिया है। अभी इस सेगमेंट में आपका प्रेफर्ड स्टॉक क्या है? वीरू एक छोटा सा करेक्शन करूंगा, जब हमने पहली बार बारबेक्यू नेशन की बात की थी वो तो 1000-1100 के आसपास था एक्चुअली। उसके बाद एक पर्टिकुलर तिमाही में उनके नंबर्स जो आए उसके बाद वो नीचे आया और उसके बाद से थोड़ी सी इसमें चाल आई है। सो इनफैक्ट ओरिजिनल जो लेवल मैंने उम्मीद की थी वो तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन वहां पे जो जो रिफ्लेक्शन किस चीज का आ रहा है, जो इंडस्ट्री का जो कामकाज करने का तौर तरीका है वो बदल गया है। अब आप जुबिलेंट को देखिए, जुबिलेंट ने अपने आप को कई बार री इन्वेंट करने की कोशिश की है, अपना स्ट्रैटेजी अपनी चेंज की है, जो चीजें नहीं चल रही थी उनको बेची, बिरयानी की कोशिश की बेचने की, इसकी की, बहुत कुछ काम किया, लेकिन फाइनली उसको मार कहां से पड़ा? मार दूसरे QSR से नहीं पड़ा है, उसको मार पिज्जा हट से नहीं पड़ा है, उसको स्मोकिंग जोश से नहीं पड़ा, उसको पड़ा है जोमेटो और स्विगी से। क्योंकि आज पिज्जा, पहले एक जमाना था कि सिर्फ होम डिलीवरी पिज्जा की होती थी, अब आप चाहे वो डिश घर पे आ जाती है, तो पिज्जा का कंपटीशन एकदम से बढ़ गया बाकी सब एरियाज में से भी। सो वहां पे जो हुआ है उसकी वजह से इन्होंने थोड़ा सा अपने आप को प्रोडक्ट प्राइसिंग और प्रोडक्ट का हुआ है कि अगर आप बिरयानी लेते हो तो 500 रुपए में भी आ जाती है, पिज्जा 700 का लगता था। सो ये जो जो मिसमैच था उसको इन्होंने करेक्ट करने के अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस किए, उसका आपको बहुत बढ़िया असर दिखेगा। अभी कुछ नहीं होगा, फेस्टिव सीजन जाने दीजिए। मेरे ख्याल से जैन फेब मार्च में इनके जब नंबर्स आने शुरू होंगे इस नई स्ट्रैटेजी को लेके, इनका स्प्रेड, इनकी प्रेजेंस जो आज भी है और बढ़ती जा रही है, वो डेफिनेटली रीरेट करेगी स्टॉक को। थोड़ा सा पेशेंस इसमें रखना पड़ेगा, बट यहाँ से मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 25 से 30% ग्रोथ आपको आराम से इस स्ट्रैटेजी के बलबूते ही दिख जाए। चलिए एक आखिरी सवाल आपसे, TCS में अब क्या करें प्रकाश, नंबर से पहले बायबैक के अनाउंसमेंट के बाद? नहीं, सो आई थिंक बहुत प्रॉमिसिंग है अनुज। आपने देखा पिछली बार भी बाईबैक वाला लेवल तो खैर मार्केट स्क्रीन पे नहीं दिखता, लेकिन TCS जैसी कंपनी, जो बड़ी दिग्गज कंपनी, जो कैश मशीन है, जो इतना कैश जनरेट करेगी, उसमें आपको बाईबैक में डेफिनेटली हिस्सा लेने की चेष्टा करनी चाहिए। और मुझे तो लगता है ये 5वां बाईबैक है पिछले कुछ सालों में जब से मैं देख रहा हूँ मार्केट में, और हर बाईबैक में लोगों ने कुछ ना कुछ कमाया है। सो अगर भाव आपको 3600-3500 दिख रहा है, लेकिन बाईबैक अगर अच्छे खासे लेवल पे 4200 के आसपास जो उम्मीद कर रहे हैं आएगा, तो आई डोंट सी व्हाई पार्टिसिपेशन नहीं होना चाहिए। और अब जो हमने पहले भी बात की कि आईटी में, लार्ज कैप आईटी का ना बॉटमिंग आउट का एक फेज आपको बहुत क्लियरली साइंस दिख रहे हैं। और बॉटमिंग आउट में क्या होता है, इट्स नॉट अ पॉइंट, एक दिन नहीं होता है, एक फेज होता है। अब वो पता नहीं होता कि अप्रैल से जून तक चलेगा या अप्रैल से अक्टूबर तक चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक बॉटमिंग आउट फेज लार्ज कैप आईटी में है। हाँ, बाईबैक के बलबूते TCS में किया जा सकता है। मुझे तो इन्फोसिस भी बहुत पसंद है लार्ज कैप आईटी में। सो आई थिंक मोर और लेस इस पे पार्टिसिपेशन की जो गुंजाइश है वो होनी चाहिए। और खास करके बड़े इन्वेस्टर्स जैसे पैसे कमाते हैं, वैसे ही हम रिटेल वाले इन्वेस्टर्स भी इन चीजों में शामिल करके सेफ रिटर्न कमाने की जो है अपॉर्चुनिटी को ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए, और आप ये इन्वेस्टमेंट इवेंजलिज्म आगे बढ़ाते रहें और रिटेल के करते रहें। थैंक यू सो मच। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक लेकर जब लौटेंगे तो एल्फ एक्यूरेट एडवाइजर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश कोठारी से करेंगे एक खास बातचीत। वेलकम बैक। मार्केट है डेज हाई और लोअर लेवल से शानदार रिकवरी। हालांकि मिड कैप्स और बैंक निफ्टी अभी भी उस लेवल की रिकवरी नहीं दिखा रहे हैं जो निफ्टी ने दिखाई है, लेकिन यहाँ पर भी देखते हैं अगर थोड़ा सा और निफ्टी पिकअप करे तो शायद यहाँ पर भी एक पिकअप वापस हो और अब फिर निफ्टी फ्यूचर तैयारी कर रहे हैं डे हाई की तरफ जाने के लिए। राजेश कोठारी जुड़ गए हमारे साथ, एल्फ एक्यूरेट एडवाइजर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर। राजेश, गुड मॉर्निंग। इस मार्केट फॉल में आपकी अप्रोच क्या होगी, और अगर आप बाय करेंगे या फ्रेश कैश अगर कहीं डिप्लॉय करेंगे तो वो क्या थीम्स पॉपुलर रहेंगी आपके लिए, क्या थीम्स अच्छी रहेंगी आपके हिसाब से?
गुड मॉर्निंग अनुज। बेसिकली आई थिंक मार्केट में सबसे पहले तो बड़ा करेक्शन मुझे दिख नहीं रहा है। 4, 3, 4, 5% करेक्शन इज ए नॉर्मल करेक्शन, इक्विटी मार्केट में वो होता रहता है। तो आई एम नॉट टू मच वरीड अबाउट मार्केट वैल्यूएशंस। वैल्यूएशंस काफी रीजनेबल है और अर्निंग्स ग्रोथ सॉलिड विकेट पे है। सेकंड क्वार्टर का अर्निंग्स ग्रोथ सीजन विल स्टार्ट, आई थिंक नेक्स्ट वीक से ये चालू हो जाएगा और आप देखेंगे कि ओवरऑल निफ्टी की जो अर्निंग्स रहेगी सेकंड क्वार्टर में वो 15, 16, 18% के ऊपर शायद रहेगी। ये 4th कंसेक्यूटिव ईयर है अनुज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं कि अर्निंग्स ग्रोथ 2009 से लेके 2020 तक एक हॉलिडे सीजन पे था। निफ्टी अर्निंग्स ग्रोथ वाज जस्ट 9%। जो कंट्री का जीडीपी ग्रोथ 12% होता है वो कंट्री की कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ 12% से भी नीचे थी। और उसके बाद 2021 में, 2022 में, 2023 में 3 साल लगातार डबल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ कॉर्पोरेट इंडिया ने डिलीवर किया। और उसके बाद ये 2024 में फर्स्ट क्वार्टर अर्निंग्स ग्रोथ बहुत ही स्ट्रांग रहा और ये सेकंड क्वार्टर अर्निंग्स ग्रोथ भी काफी स्ट्रांग डबल डिजिट रहेगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जब ये अर्निंग्स ग्रोथ, सबसे इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स रहता है कि ग्रोथ आनी जरूरी है। दूसरा इंपॉर्टेंट रहता है ये ग्रोथ कितना सस्टेनेबल है। तो ये 4th ईयर ऑफ सस्टेनेबल डबल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ है। तो काफी लोग जो सवाल पूछते हैं कि मार्केट नीचे क्यों नहीं जा रहा है, इतना बड़ा करेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, तो इसके लिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये सस्टेनेबल डबल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ में कॉर्पोरेट इंडिया ऑलरेडी एंटर मार चुका है। ये 4था साल है, ये फर्स्ट ईयर नहीं है, दिस इज अ 4th ईयर। तो मार्केट पे वी आर रीजनेबली पॉजिटिव ऑन द मार्केट। ऑफ कोर्स सिलेक्टिव रहना पड़ेगा, बॉटम अप अपॉर्चुनिटीज देखनी पड़ेगी, राइट सेक्टर्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, लेकिन बाजार में ये लेवल से भी कोई बहुत बड़ा करेक्शन हमें नहीं दिख रहा है और अगला 2-3 साल का अगर व्यू रहेगा तो अभी भी अच्छा पैसे निवेशक बना सकते हैं। ओके, 19,586 निफ्टी अब मात्र 67 अंक नीचे है और 19,600 की ट्रैजेक्टरी को फिर रिगेन करने की तैयारी करता हुआ। राजेश जी, अभी लगभग 4 महीने पहले, 5 महीने पहले जब मेरा आपके साथ इंटरेक्शन हो रहा था, इनफैक्ट मैं और अनुज दोनों थे उसमें, आपने पीएसयू बैंक्स पे बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन जाहिर किया था और आपको उस वक्त फियर ये भी नहीं था कि इनके एनआईएम्स कोलैप्स होंगे। मतलब आपका कन्विक्शन था कि एनआईएम स्टेबल रहेंगे विद पॉजिटिव बायस और रियली डोमिनेट किया पीएसयू बैंक्स ने पूरे, इनफैक्ट बैंकिंग यूनिवर्स को भी। आपका टेक अभी पीएसयू बैंक्स पर? फंडामेंटली कोई चीज चेंज नहीं हुई है। फंडामेंटली अभी भी चीजें पॉजिटिव है। मुझे लग रहा है कि शायद अभी पूरा एंटायर बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर एक अच्छा सा अभी भी रीजनेबल वैल्यूएशन है, ग्रोथ जारी है, क्रेडिट कॉस्ट कंट्रोल में है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन में भी कोई बहुत बड़ा डिक्लाइन नहीं दिख रहा है। और ये सिर्फ बैंक्स में नहीं रहेगा, आगे जाके एनबीएफसी में भी आपको यही बेनिफिट दिखना चालू हो जाएगा। मे बी फ्रॉम नेक्स्ट क्वार्टर से एनबीएफसी की भी परिणाम जो आप देखेंगे काफी अच्छे परिणाम देखेंगे। तो बैंक्स, प्राइवेट प्लस पीएसयू and also NBFC, all 3 are looking reasonably good. Growth reasonably strong, net interest margins not under big pressure, asset quality, credit cost very good, reasonable, and valuations are also काफी reasonable है। अगर आप 10 साल का PSU का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल या प्राइस टू बुक मल्टीपल देख लीजिए और आज का अगर प्राइस टू बुक देखेंगे तो कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं कि 25%, 40% प्रीमियम पे है। प्रीमियम हुआ है क्योंकि रिटर्न ऑन नेटवर्थ, आरओए, क्रेडिट कॉस्ट काफी इंप्रूव हो गई है कंपेयर टू लास्ट 10 साल में, बट इट इज नॉट लाइक स्टैगरिंग कि डबल हो चुका है प्राइस टू बुक कंपेयर टू 10 ईयर एवरेज। सिमिलरली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में तो प्राइस टू बुक कंप्रेस हुआ है और वहां पे भी ग्रोथ तो सॉलिड रहा है, तो वो भी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे है। सो आई थिंक बैंकिंग एंड फाइनेंस लुक्स रीजनेबली अट्रैक्टिव इन करंट वैल्यूएशंस। स्पेशलिटी केमिकल्स पर कोई व्यू आपका यहाँ पर? क्या आपके पोर्टफोलियो में कोई पोजीशनिंग है क्या राजेश जी? आपका आवाज मिस हो गया। स्पेशलिटी केमिकल्स में कोई बेट्स लिए हैं क्या आपने? नो, या स्पेशलिटी केमिकल अनुज, जैसे हमने लास्ट में डिस्कस किया था, वी हैव बीन वेरी बुलिश। लास्ट 4 इयर्स में वी मेड काफी अच्छे रिटर्न्स हमने कमाए और बाय मार्च 2023 तक मोस्ट ऑफ द स्पेशलिटी केमिकल्स वी ऑलमोस्ट सोल्ड। सो वी हैव करंटली I would say very negligible exposure to specialty chemical. अभी वहां पे भी काफी प्राइस करेक्शन हो गया तो हम वापिस रीइवैल्यूएट कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी वापिस देख रहे हैं जहां पे हमें लग रहा है कि अर्निंग्स ग्रोथ स्ट्रॉन्ग रहेगी अगले 1-2-3 साल में, ऐसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो इवैल्यूएशन जारी है। लेकिन राइट नाउ एज ऑन नाउ बेसिस पे
we are not that bullish on specialty chemical space currently. ओके राजेश जी, कोई सीमेंट कंपनी कोई जिस पर आपका कन्विक्शन हो इस वक्त, सीमेंट्स पे आपका व्यू और कोई खास स्पेसिफिक स्टॉक? सीमेंट में बेसिकली आई थिंक द सबसे इंपॉर्टेंट सीमेंट में वन इज ऑफ कोर्स द डिमांड ग्रोथ. तो डिमांड ग्रोथ काफी सॉलिड रहा है. हाउसिंग डिमांड इज डूइंग वेरी वेल. इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफी अच्छा ग्रोथ है. तो डिमांड इज रीजनेबली गुड. सेकंड इंपॉर्टेंट इज प्राइसेस. तो रियलाइजेशन आर क्वाइट स्टेबल. इतने बढ़े नहीं है लेकिन डाउनसाइड प्रेशर भी नहीं है. डिस्पाइट काफी कंपटीशन है लेकिन फिर भी कोई बहुत बड़ा रियलाइजेशन में डिक्लाइन नहीं हमने देखा है. और तीसरा इंपॉर्टेंट है कॉस्ट पर टन. तो ये जो कॉस्ट पर टन जो है वो काफी इंप्रूवमेंट हो गया. मींस देयर इज ए रिडक्शन इन कॉस्ट पर टन. तो सीमेंट कंपनीज के लिए इसके लिए काफी अच्छा उनका बेनिफिट रहेगा. सेकंड क्वार्टर में भी आपको अच्छे रिजल्ट्स दिखाई देंगे. थर्ड क्वार्टर फोर्थ क्वार्टर में भी हमें लग रहा है कि आपको अच्छे रिजल्ट्स दिखाई देंगे. तो सीमेंट सिलेक्टिवली वन कैन हैव अ लुक एट इट. लार्ज कैप कंपनीज उसके अंदर ज्यादा बेहतर परिणाम दे सकती है क्योंकि उनकी प्रेजेंस अभी काफी अक्रॉस रीजन्स हो चुकी है. काफी इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट हो सकता है. तो वहां पे थोड़े लार्ज कैप नेम्स में वी आर मोर पॉजिटिव कंपेयर टू मिड कैप नेम्स. जी हाँ, चलिए राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया. आप इस आज मंत्रणा में बातचीत में आप आज मौजूद रहे. हर सेक्टर्स पे अपना व्यू रखा आपने, बहुत बहुत शुक्रिया. मार्केट्स में स्ट्रॉन्ग रिकवरी. इट्स 19,574. बैंक निफ्टी भी 44,000 के अपने ऑप्शन बेस के ऊपर ट्रेड करता हुआ. और ऑटो स्टॉक्स में जो बाइंग शुरू हुई थी वो अब थोड़ा सा और स्प्रेड होती हुई एक बार आराम मोटर्स स्क्रीन पे रखेंगे. इट्स 622 आपकी स्क्रीन पे. ये थोड़ा सा बैकफुट पे आया. सिर्फ अकेला मात्र स्टॉक जो था वो बैकफुट पे आया था लेकिन अब ये भी रिकवर होता हुआ अब 622 के स्तर पे आके ट्रेड करता हुआ. कहाँ इंट्राडे 616 का लो एक पॉइंट था जो कि डे लो था. लेकिन आईटी आज वाकई अच्छा रहा. और एक बार टेक महिंद्रा भी लेके आइए आपकी स्क्रीन पे. ये जो सुबह सुबह हमने ट्रेड पिक किए थे उसमें से था. अच्छा आईटी ने किया बट थोड़ा सा बाजार अब थोड़ा सा ना एक अच्छे पुल बैक के बाद अनुज इस ट्रेजेक्ट्री को आके थोड़ा सा स्टेबल होता हुआ इस ट्रेजेक्ट्री में. मैं मतलब 19,580 600 और 44,035 पर बैंक. बिल्कुल वीरू, मैं एक चीज़ कहूँगा, अगर आप अब एक निफ्टी फ्यूचर्स ट्रेडर हैं, दो लेवल ध्यान में रखिए. 19,576 लोअर साइड पर अब अगर आपकी वो ट्रेड ग्रिप में आ गई और अच्छी खासी ग्रिप में आ गई होगी तो अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्यूचर्स में 19,576 उस लेवल के आसपास एक स्टॉप रखिए. और हायर साइड पर अगर 19,616 क्रॉस होने लगा निफ्टी फ्यूचर्स पर तो और 50-60 पॉइंट की रैली फिर आपको दिखाई देगी. लेकिन मार्केट का मैसेज बहुत क्लियर है कि अनलेस ये कोई बहुत ज़्यादा आगे जाके एस्केलेशन हो जिससे क्रूड के प्राइस 100 क्रॉस हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए, तब तक डरने की ज़रूरत नहीं है. और लोअर लेवल पे बाइंग ही आई है. ये एक क्लियर कट मार्केट का मैसेज रहा है. लेकिन खैर मतलब आज तो एटलीस्ट अब तक तो पैसा आपका बाय ऑन डिप्स पे बना है. शॉर्ट सुबह अगर आपने किया होता तो उसमें पैसा बना नहीं होगा. लेकिन खैर अब वीरू और मैं आपसे विदा लेंगे और नीरज जी स्टूडियो में आ गए हैं तो ट्रेडर्स हॉटलाइन के लिए अब नीरज जी के पास चलेंगे. नीरज जी, गुड मॉर्निंग, ओवर टू यू. गुड मॉर्निंग अनुज. और नो डाउट कि हम लोग सुबह कह रहे थे कि बहुत सारी चीज़ें ओपन एंडेड है, कुछ पता नहीं क्या कैसे पैन आउट होगा. अब अभी तक तो ठीक लग रहा है कि मार्केट रिकवर करके अपने आप को सस्टेन कर रहा है. आगे दिन के दौरान देखते हैं क्या होता है. क्रूड पे खास तौर पे नज़र बनी रहेगी. अभी तो फिलहाल कंट्रोल में लग रहा है. क्रूड 2-3% के ऊपर है. कोई खास लेवल जहाँ पे निफ्टी में ध्यान रखना है? वही जो मैंने फ्यूचर्स लेवल बोले, एक बार अगर डे हाई क्रॉस हुआ 19,616 का निफ्टी फ्यूचर्स पर तो बड़ी कवरिंग आएगी. और लोअर लेवल पर अब अगर आप लॉन्ग बन गए हैं तो जैसा मैंने कहा कि करीब करीब 19,575 576 वो 5 मिनट के चार्ट पर वो एक मेक और ब्रेक लेवल है, वो आपका एक स्टॉप बन जाएगा. लेकिन मेरी फीलिंग आ रही है नीरज जी, मेरी फीलिंग आ रही है कि आज मार्केट ग्रीन में आएगा. ये मतलब एक फीलिंग है. अब वो सही होती है या नहीं, नहीं बहुत बार सही होती है. गट फीलिंग अंदर से हमेशा सही होती कई बार. चलिए खैर हम लोग नज़र बनाए रखेंगे. दिन भर देखेंगे किस तरह से माहौल बनता है, पैन आउट होता है और कैसे डेवलपमेंट होते हैं गल्फ में, वो भी नज़र रखेंगे. शुरुआत करते हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन की, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस.